हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज मैं आया हूं जुलाई के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 7 के साथ। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी जून मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है और जुलाई के और भी 6 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है इससे पहले। तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ ताकि आप उन सारे वीडियो को डायरेक्टली देख सके और भी ज़्यादा अपना अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सके। इसके अलावा आप डायरेक्ट आई लिंक से भी, जो ऊपर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, वहां से भी आप डायरेक्टली उस सारे वीडियोस पे जा सकते हैं और सारे का एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स के साथ ही हम शाम के टाइम में यानी सेकेंड हाफ सेशन में एमसीक्यू एनालिसिस कर रहे हैं, जो पूरी तरह यूपीएससी एग्जामिनेशन के एक तरह से मॉडल टेस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उन सारे एग्जाम्स, वो जो मॉडल टेस्ट है, 10 से 15 क्वेश्चंस की सीरीज आती है हर दिन, वो सारे को भी आप देखते रहें ताकि और ज़्यादा आप कंसेप्ट बिल्डअप कर सके और अपने आप को जज भी कर सके कि कितना चल रहे हैं, आप किस जगह में हैं। क्योंकि ऑलरेडी शायद बहुत से हमारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल टेस्ट और टेस्ट सीरीज दूसरे दूसरे जगह से ज्वाइन कर चुके हैं, जो चल रहे हैं। तो उसके अलावा साथ भी अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए बहुत बूस्टअप होगा। जस्ट कुछ देर का बात है और इससे आपको क्या होगा कि आप अपने आप को और भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ चल रहे हैं, किस एग्जाम्स को कैसा चल रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं जान रहा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, पर मैं इतना आपको एश्योर करा सकता हूँ कि मैं अपने ये जो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों को मिला के जब मैं 20 मई तक मैं पहुंचूंगा तो मैं इतना होगा कि मैं एक साल का पूरा करंट अफेयर्स 90% कवर कर लिया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोर देन एनफ होगा। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर को शुरू करने के लिए। तो जैसा कि हम हर दिन शुरू करने से पहले मैप के एक या दो क्वेश्चंस देखते हैं, तो आज का मैप का पहला क्वेश्चन है ये: आइडेंटिफाई द प्लेस विच हैज ओपन द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के लिए कौन सा एक हमारा जो एरिया है वो सबसे पहले हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया? तो वो है कौन? सॉरी, वो है मथुरा। जो वाइल्ड लाइफ एसओएस एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा है, वहाँ पे इस तरह की चीज शुरू किया गया। तो मथुरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। तो आप जान लीजिए कि मथुरा के मैंने यूपी उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये वाइल्ड लाइफ एलिफेंट के लिए जो ट्रीटमेंट है ना, हाइड्रोथेरेपी, वो वहाँ पे स्टार्ट किया। तो ये कहाँ पे है, किस जगह में, ये आप देख पा रहे होंगे ये एरिया। और ये रहा मथुरा। और ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली मथुरा है, मतलब मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, पर ये मथुरा और आगरा दोनों के बीच में पड़ रहे हैं। उसके अलावा ये यूपी एरिया हो गया, ऐसा ये तो आप गूगल मैप के हिसाब से आप देख ही पा रहे होंगे। उसके अलावा ये भी जा रहा है कि ये जो यमुना नदी है इधर से क्रॉस हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि यमुना नदी क्रॉस हो रही है। तो ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये जो एलिफेंट्स के लिए हाइड्रोथेरेपी लाया गया है, ये इसके बगल से कौन सी नदी पास होती है? तो हमें यमुना नदी का भी ख्याल रखना है। यही थोड़ा आगे जाके कानपुर वगैरह से क्रॉस करते हुए ये चंबल से मिलेगी, मतलब चंबल इससे यमुना से मिलते हुए ये इलाहाबाद या प्रयागराज जाते हुए ये वहाँ पे गंगा के साथ ज्वाइन हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले एमसी मैप के क्वेश्चन पे। तो आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ विच द थिएटर फॉर्म कुट्टियत्तम बिलोंग्स। तो कुट्टियत्तम कहाँ से बिलोंग है? बहुत सारे हमारे दोस्तों को ऑलरेडी पता होगा। तो कुट्टियत्तम सॉन्ग जो थिएटर है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल थिएटर है। कहाँ का? तो केरला। केरला का थिएटर है जो कि संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन में बेस्ड होता है। ये संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन है। इसके अलावा कुछ और भी दे सकते हैं कि दूसरे किसी लैंग्वेज पे, मलयाली थिएटर ट्रेडिशन पे बेस्ड है या इस तरह का कुछ। तो जैसा कि ये केरला से है तो आप इस पे कंफ्यूज मत खाइएगा कि ये मलयाली या किसी और लैंग्वेज में। ये पूरी के पूरे संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन में बेस्ड होती है। ये आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का जो यहाँ पे दिया हुआ है, दो लोग थिएटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इसको कुतियट्टम बोला जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे कुछ केरला, जब कोई चीज अगर न्यूज में बन जाती है तो उससे रिलेटेड हम कोशिश करें क्या करेंगे कि उसके मैप को भी देख लें ताकि और ज्यादा हम रिलेट कर सके। तो ये केरला का एक फिजिकल मैप है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें हम ज्यादा कुछ तो अभी एक बार में नहीं देखना, ये सही भी नहीं होता है। हम कुछ कुछ चीज इसमें का जान लेते हैं। जैसे ये आर्यावाकू पास है यहाँ पे एक। उसके वेम्बंड वेटलैंड्स है जो कि एक यूनेस्को, मतलब जो कि एक वेटलैंड साइट भी दिया गया है। उसके अलावा ये एक देख पा रहे होंगे आप, पलक्कड गैप। यही एक गैप है जो जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर सिटी में कुछ मात्रा में मानसून के जो मतलब मानसून का अभाव, मतलब मानसून का प्रभाव दिखता है। बाकी और तमिलनाडु के किसी भी जगह में
मानसून का किसी भी तरह का नहीं दिख पाता। क्यों? क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये ब्लॉक करके रखते हैं, और मानसून जो इधर से आ रहे हैं, इधर से ये मानसून यहाँ से सीधा इस तरफ निकल जाती है, पर ये तमिलनाडु की तरफ नहीं जा पाती है। तो ये तमिलनाडु में जाने के लिए सिर्फ एक पलक्कड़ गैप है, इस गैप से थोड़ी बहुत जो मानसून जाती है वो इस एरिया को मिलती है, बस हो गया। उसके अलावा तमिलनाडु को इस वक्त नहीं मिलती है। कब मिलती है? जब रिट्रीटिंग मानसून होती है, यानी जो अक्टूबर से लेके दिसंबर का मंथ होता है, उस वक्त जो रिट्रीटिंग मानसून आती है, तो वो बे ऑफ बंगाल वगैरह से और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आते हुए यहाँ तमिलनाडु में बहुत सारे उस वक्त जो रिट्रीटिंग मानसून होती है तो तमिलनाडु को मिलती है। बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक के तरफ, जो कि है नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, एनएसडीएफ, जिसे हम एमएसडी में लिखेंगे। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी हम अपने जुलाई के जो एनालिसिस है इसको अब कंप्लीट करने के ऊपर आ गए हैं, तो अभी बहुत सारे सिर्फ छोटे मोटे टॉपिक्स ही बचे हुए हैं जिसको हम लोग को डीपली जानने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं सारे जितने भी छोटे मोटे थे सबको एक जगह इकट्ठा करके रखा था ऑलरेडी, और मैं अब सारे को एक साथ कोशिश करूंगा आपको डिस्कस कर सकूं। आज शायद मैं पूरा ना कर पाऊं, तो देखते हैं, अगर पूरा कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मैं एक कल और छोटा सा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं जुलाई को अच्छे से कंप्लीट कर ही दूंगा। ठीक है, आपको एकदम निश्चिंत रहिए, आपको जुलाई का मेरे करंट अफेयर एनालिसिस से हट के कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन आपको साइज ही मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था कब? इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 23 दिसंबर 2008 को। और किसके तहत? इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रस्ट एक्ट है। ये बहुत सारे जो भी ट्रस्ट से रिलेटेड वर्क होते हैं ना, तो ये ट्रस्ट एक्ट से ही लिया जाता है, और जो कि 1882 से है। 80 ये जो ट्रस्ट एक्ट हो गया और एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ, ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं बहुत सारे। मतलब मतलब आप गेस नहीं कर पाएंगे कि ये इस एक्ट से लिया जा रहा है, क्योंकि ये 1880s के टाइम का है, और ये उस वक्त का एक्ट को हम लोग अभी भी अच्छे तरह से यूज कर रहे हैं एज अ स्टैट्यूट करने के लिए। उसके अलावा ये है कि जो एनएसडीएफ है इसको फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। उसके अलावा ये क्यों किया जाता है, तो ऑफकोर्स आपको पता है, जब इसे एमएसडी मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए हम गवर्नमेंट इसे लेके आए हैं, तो ऑफकोर्स एनहांस स्टिमुलेट और डेवलप करेंगे स्किल्स को जो इंडियन यूथ के लिए हो फायदेमंद होंगे। उसके अलावा ये ट्रस्ट क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डोनेशंस, कंट्रीब्यूशंस इन कैश और काइंड फ्रॉम द कंट्रीब्यूटर्स फॉर फर्दर एनहांस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फंड। ठीक है, सॉरी, तो आज ज्यादा खांस रहा हूँ। सेंटर एंड आईबीएम टू जॉइंटली स्टडी ऑन इश्यूइंग एंड यूजिंग एआई इन एग्रीकल्चर। तो सेंटर और आईबीएम दोनों एक साथ जुट होके एग्रीकल्चर में भी अब एआई कुछ ला रहे हैं, क्योंकि दूसरे जो भी डेवलप देश है ना, वो लोग ऑलरेडी बहुत हर फील्ड में एआई का यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हम क्यों पीछे रहेंगे? तो अब सेंटर ने आईबीएम को अप्रोच किया, और आईबीएम के साथ मिलकर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ले आया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। और बढ़ते हैं इससे रिलेटेड, तो ये क्या हो रहा है कि एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, देखिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये जो एसओआई, एमओआई, एलओआई, लेटर ऑफ इंटेंट, तो ये सब सारे टर्म्स जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप जिस जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारे आगे जरूरत पड़ेगी, तो बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी होना बहुत अच्छा बात है। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आईबीएम के साथ साइन किया गया, और उसमें ये उन लोगों ने अंडरटेक किया कि एक पायलट स्टडी किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने का वेदर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन और एग्रीकल्चर के सॉरी इन सेलेक्टेड पायलट डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा ये जो पायलट स्टडी किया जाएगा, ये कौन से स्टेट में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट में। मतलब ये जो आपको सेंट्रल स्टेट जो होते हैं ना हमारे भारत के मध्य में, वो सारे जो भी है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट में किया जाएगा। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो तीनों स्टेट से इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि आईबीएम ने एआई किन तीन स्टेट्स में लाने गया? ये तीनों स्टेट में, जहाँ की आप जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत बुरा हाल है ड्रॉट से रिलेटेड। किसान वहाँ आत्महत्या करते हर साल, बहुत ज्यादा मात्रा में आत्महत्या करते हैं। तो इसलिए अगर वहाँ पे हम कुछ अच्छा कर पाए एआई की मदद से, तो ये बहुत फायदेमंद होगा हमारे देश और हमारे किसान भाइयों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में हम लिखेंगे। तो ये क्यों था न्यूज में? क्योंकि इसका 110वां एनुअल डे एज एनसीडीसी का मतलब नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल मनाया गया। इसे स्टेबलाइज किया गया था 1963 में,
और फॉर रिसर्च इन एपिडेमियोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये सब एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज को रिसर्च करने के लिए ये एनसीडीसी बनाया गया था और जिसका 110वां ये भी सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। उसके अलावा स्वधर गृह स्कीम, स्वधर गृह स्कीम जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में लिखेंगे, और इसे लॉन्च किया गया था 2002 में, ताकि रिहेबिलिट कर सके वुमेन को इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में। जब जिस सर्कमस्टेंस में वुमेन बहुत तकलीफ में रहती है, उन सारे सर्कमस्टेंसेस में हम उनको रिहेबिलिट करने में मदद कर सके, इसलिए मिनिस्टर ऑफ वुमेन ने ये स्कीम के साथ आए थे 2002 से ही। ये 2002 से है, ईयर को थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन से रिलेटेड वाले ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो स्कीम है इसका क्या काम होता है, तो शेल्टर देना, रहने की जगह, खाना, कपड़ा, उसके बाद केयर देना, जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन और गर्ल्स होते हैं जिनको जरूरी होता है रहने, और ये सब चीज़ के लिए, शेल्टर वगैरह के लिए। उसके अलावा जो बेनिफिशरीज है वो लोग कौन कौन होंगे, तो विडोज होते हैं, जो भी विधवा होते हैं जो और जिनको फैमिली और रिलेटिव से सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, वो लोग होंगे। वुमेन प्रिजनर्स, मतलब जो जेल से आए हुए, सजा काट के आए हुए हैं, तो उनको भी फैमिली बहुत सारे नहीं होते या वो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए भी ये सपोर्ट किया जाएगा। और वुमेन सर्वाइवर, जो कुछ नेचुरल डिसास्टर्स हो गए और उनके पूरे फैमिली मर गए, सिर्फ एक वुमेन अगर बच जाते हैं, तो वो कैसे आगे क्या करेंगे, वो उनको आइडिया नहीं था। तो स्टार्टिंग के फेज में उनको ये स्कीम एक तरह से गृह रहने या खाने सब कुछ का मतलब हेल्प प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा वुमेन टेररिस्ट एक्टिविटी में भी, वायलेंस में भी अगर यदि किसी तरह के अगर वो पाए जाते हैं और उनके बाद उनका सब कुछ उजड़ जाता है, तो भी ये स्कीम उनको हेल्प करेगा। उसके अलावा जो इनका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है ना, वो है एनजीओ, ना कि कोई प्राइवेट बॉडी या गवर्नमेंट बॉडी ऐसा। ये है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। ठीक है, एनजीओ ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ताकि ये गृह स्कीम निकाल सके, और वो सारे फंडिंग वो गवर्नमेंट से भी लेते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, गाफा टैक्स। ठीक है, गाफा जाफा जो भी आप है वो बोल सकते हैं। इंटरनेशनल कंट्रीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, या आईआर भी आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेक्शन में। अब ये जाफा टैक्स या गाफा टैक्स है क्या, तो ये एक्रोनिम बनाया गया गूगल, जी से गूगल, ए से एप्पल, एफ से फेसबुक और ए से अमेजन। तो ये जो गाफा टैक्स है, इसमें क्या हो रहा है कि फ्रांस के पार्लियामेंट ने पास किया एक उन्होंने कि ये गाफा टैक्स के रूप में, मतलब कि हम इम्पोज करेंगे टैक्स ये डिजिटल जायंट्स में, जो भी बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं डिजिटली, इतने अभी इनकम कर रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे, लिवाई करेंगे एटलीस्ट 3% ऑफ देयर टोटल एनुअल रिवेन्यूज ऑफ द लार्जेस्ट टेक फर्म्स। मतलब जितना उनका टोटल रेवेन्यू होगा, अगर एक साल में वो 10 बिलियन कमा रहे हैं, तो उनका जो 3% होगा वो फ्रांस में एज अ टैक्स उन पर लिवाई किया जाएगा, मतलब उन पर लिया जाएगा। क्यों, जो फ्रांस के अगर मान लीजिए फ्रांस से वो 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो उनका 3% आपको 15 लाख रुपए देना पड़ेगा फ्रांस के गवर्नमेंट को। ये ऐसा इसलिए लाए क्योंकि वो मैंने आपको एक वीडियो मैंने ये लॉकडाउन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो हाल ही में बनाया था, उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि चाइनीज ने ये जो कोविड-19 से ओवरकम और लॉकडाउन हटा दिया, क्योंकि उनको उनके एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, और प्राइवेसी बोल के उतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है चाइना में। बट जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे प्राइवेसी को लेके बहुत बड़ा इशू है, और आसानी से कोई भी लोग अपने जो भी डिटेल्स है वो देना नहीं चाहते हैं। तो फ्रांस गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और जैसा कि आज के जो ये भी जायंट्स हैं, गूगल, फेसबुक, अमेजन और एप्पल जैसे, ये लोग बहुत सारे डेटा यूज़ करते हैं, तब जाके वो बेहतर फैसिलिटी दे पाते हैं, जिसको बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। बट वो डेटा लेने के लिए इतना कुछ लेन देन तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया, उसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप इतना बिजनेस कर रहे हैं तो हम इतना टैक्स भी आपसे लेंगे। तो ये सब चीज चल रही है। बढ़ते अगले टॉपिक पे, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में लिखेंगे। ये वुमेन है यहाँ पे, फिर भी हम इसे सोशल जस्टिस में लिखे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ये बैकवर्ड कम्युनिटीज जुड़ गया है, वुमेन के साथ बैकवर्ड कम्युनिटीज जुटा, यानी उनको हमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या था, तो ये नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NBCFDC, इसने क्या किया था, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2 स्कीम में टारगेट करता है वुमेन के लिए, जो कि जिनका फैमिली इनकम 3 लाख से, मतलब एनुअल 3 लाख से कम होना चाहिए। तो क्या है, महिला समृद्धि योजना, इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रखिएगा। टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स
ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस का वुमेन को एक माइक्रो फाइनेंस देने का एक महिला समृद्धि योजना लाया गया था। और न्यू स्वर्णिम स्कीम फॉर वुमेन, मतलब टर्म लोन, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए लोन देना। और सेल्फ डिपेंडेंस अमंग द वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये दोनों स्कीम बैकवर्ड क्लासेस के लिए लाया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस इसके पेरेंट बन रहे हैं। और ये जो लाया जाएगा ये फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो एनबीसी एफडीसी के द्वारा ये फाइनेंस का प्रोसेस किया जाएगा, वो भी बैकवर्ड जो भी वुमेन है हमारे बैकवर्ड क्लासेस के उनके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ लिम्बू एंड तमांग कम्युनिटीज, जिसे हम स्टेट्स इन न्यूज में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको स्टेट्स इन न्यूज में लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि ये हम ट्राइबल मतलब इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स में भी लिख सकते हैं, पर वहां जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आखिर में यही पूछने वाला है कि आप किस वाले ये जो है ट्राइबल पीपल ये कौन से स्टेट से हैं। अरुणाचल प्रदेश दे देंगे, मणिपुर दे देंगे, तो वहाँ आपको कंफ्यूजन आ सकती है। तो उस जगह में आप स्टेट्स में अगर आप बेहतर क्लियर करके पहले ही अपने दिमाग में बैठा रहे हैं कि ये स्टेट इस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन आगे रिवाइज करते वक्त होगा नहीं। क्योंकि अभी तो आप समझ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिवीजन करते वक्त मैक्सिमम लोगों को ये फेस करना पड़ता है कि वो कंफ्यूज कहा जाता है कि कौन सा क्या चीज है जो बहुत मात्रा में किसी एक ही चीज के अंदर हो तब। तो हाँ, रिजर्वेशन ऑफ लिम्बू और तामांग कम्युनिटी। तो ये क्या हो रहा है कि ये दोनों कम्युनिटीज है ना, जो सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया किस दो आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 371F और आर्टिकल 332 के तहत। एक असेंबली भी अपने अंदर मतलब अपने असेंबली में पास किया उन्होंने लिम्बू और तमांग कम्युनिटीज को एक तरह से रिजर्वेशन देने का। ठीक है, पहले देखिए ये सब सारे जैसे बहुत सारे ऑलरेडी वहाँ पे थे ट्राइबल पीपल, उसके अलावा उन्होंने एक और दो भी रिजर्वेशन जो देने का ये दोनों कम्युनिटी को देने का सोचा। उसके अलावा ये जानते हैं लिम्बू के बारे में। लिम्बू कम्युनिटी जो होते हैं वो किराती पीपल होते हैं। किराती, ध्यान दीजिएगा, किराती पीपल जो इंडिजिनस होते हैं और नेटिव होते हैं रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हिमालय रीजन के होते हैं। बट जो तमांग होते हैं वो लार्जेस्ट तिब्बतिक इथनिक ग्रुप है नेपालीज के, जो कि और इंडियन गोरखास के। और ये ट्रेडिशनली क्या होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं। ये ट्रेडिशनली बुद्धिस्ट होते हैं। जैनिज्म अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया तो आप रॉन्ग मत कर दीजिएगा, क्योंकि बुद्धिस्ट है, वहां से ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले टॉपिक के ऊपर। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मुथु लक्ष्मी रेड्डी जी। इनका हम स्टेट्स इन न्यूज में लिखेंगे, क्यों? ये पर्सनालिटीज में नहीं लिख रहे, ध्यान दीजिएगा, स्टेट्स इन न्यूज में, क्योंकि ये स्टेट्स में ज्यादा हमारे क्वेश्चन के ऊपर पॉइंट किया जा रहा है। गूगल ने डूडल होता है ना, डूडल आप शायद देखोगे जब आप गूगल खोलते हैं, तो जो गूगल का लिखा रहता है GOOGLE, आप गूगल खोलते ही, तो वो जो गूगल होता है डूडल, तो जब भी कोई चीज फेमस चीज का वो लोग जब सेलिब्रेट करते हैं, तो गूगल किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं? वो गूगल में ही शो करके। तो गूगल में जिस तरह से शो किया जाता है वो उसको कहते हैं डूडल। और डूडल में उन्होंने मुथु लक्ष्मी रेड्डी जी के बारे में शो किया, क्यों? क्योंकि इनका 133rd बर्थ एनिवर्सरी बनाया गया। और ये क्यों मनाया गया? क्योंकि ये पहले फीमेल सर्जन थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर बने जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में बनी थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन द कंट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो इसलिए इनको गूगल ने भी सेलिब्रेट किया। उसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, जिसलिए मैंने लिखा कि ये स्टेट्स इन न्यूज में क्यों बन सकता है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि डिक्लेयर किया कि एवरी ईयर हॉस्पिटल्स में सेलिब्रेट किया जाएगा इनका बर्थ एनिवर्सरी को एज अ हॉस्पिटल डे। कब? 30 जुलाई को। तो ये भी एक दिमाग में रख सकते हैं, 30 जुलाई। ऐसे डेट उतना यूपीएससी फोकस नहीं करता है, बट आपको तमिलनाडु की जगह में आपको दूसरा स्टेट शायद दे देंगे, बट डेट उतना नहीं, पर आप दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमिलनाडु की जगह में आपको तेलंगाना या केरला दे दिया, तो आप उस जगह में ये रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एमबीस। इसे भी हम स्टेट्स इन न्यूज में लिख रहे हैं। स्टेट्स इन न्यूज में लिख रहे हैं क्यों? अभी आपको बता दे रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बन गया इसे अडॉप्ट करने में। इस एमबीस जो है ना, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने में महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया। क्यों? क्योंकि ये इनका एम था कि क्रिएट करे क्रिमिनल डेटाबेस और बाय एडिशनल ऑफ आइरिस और फेस बायोमेट्रिक्स। आइरिस आप जानते हैं ना क्या होता है? आई का, आप अगर आई के बारे में पढ़े होंगे जब फिजिक्स में या बायोलॉजी में, तो उसमें आपको आइरिस के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन और क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, ये सब के बारे में, इसके फंक्शन, ये सब के बारे में। तो आप एक बार नज़र घुमा लीजिएगा आपके अपने नोट्स पे, या गूगल में ही आप देख सकते हैं, ताकि रिवीजन भी हो जाए इसी बहाने। उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करके आप देखिए। तो ये जो क्रिमिनल डेटाबेस है ना, आइरिस जो सबका डिफरेंट होता है, आइरिस और फेस बायोमेट्रिक्स है ना, इन दोनों को कैप्चर किया गया। उसके अलावा फिर एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाया गया, ताकि
मतलब क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी हो ना, जो उनका कन्विक्शन रेट है, मतलब क्या होता है कि आपको पता चल जाता है किसी के बारे में आपने गवाही दे दिया, या कुछ फिंगरप्रिंट्स आपको किसी जगह में मिल गया जहाँ पे कुछ टेररिज्म या हत्या या कुछ मर्डर कुछ भी हुआ है, आपको फिंगरप्रिंट्स वहाँ से मिल रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये थे किसके। तो अगर आपके पास जितने भी, मान लीजिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जेल में अगर 10,000 कैदी अभी हैं, तो 10,000 का ही अगर आप हम डेटा हमारे पास हो जाता है, तो फ्यूचर में कभी भी इस तरह को कुछ इंसिडेंट हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो डेटाबेस है 10,000 कैदियों के, उनसे हम लोग मैच कर लेंगे। अगर हमारे जो डेटाबेस से मैच हो जाती है, तब तो हम इजीली पता कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमें हम मैक्सिमम टाइम उन पे करते हैं जो ऑलरेडी कैदी थे, वो गए हैं, तो मे भी हो सकता है दोबारा उनसे कोई भी इजीली करवा सके, तो क्योंकि उनका दिमाग अभी इजीली कोई भी चेंज करवा सकते हैं, तो इसीलिए हम सबसे पहले वो डेटाबेस से मैच कराते हैं। अगर मिल जाते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है उस इंसान को पहचानने में। तो इसलिए महाराष्ट्र पहला स्टेट बन चुका है इस चीज को लाने में, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को। और ये इस तरह का आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है आइरिस और फेस बायोमेट्रिक्स का, ये एक एयरपोर्ट में भी लाया गया है, सबसे जो कि पहला एयरपोर्ट बन गया वो कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल बैंगलोर की। ये एयरपोर्ट अब पासपोर्ट की जगह में आईडीज और फेस डिटेक्शन से भी वो आपको अलाउ कर सकते हैं पासपोर्ट की जगह में, क्योंकि पासपोर्ट बनाते वक्त भी आप लोग जानते होंगे कि ये सब फेस डिटेक्शन और फिंगरप्रिंट ये सब लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। केयर फॉर योर ऐप, मतलब जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में रखेंगे। क्यों रखेंगे ये भी हम आपको अभी बता देंगे कि बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में ही क्यों रखे हैं। क्योंकि आईआईटी खड़गपुर जानते ही होंगे, वन ऑफ द फर्स्ट एवर आईआईटी हमारे कंट्री के। तो जो आईआईटी खड़गपुर है ना, उन्होंने डेवलप किया ये ऐप केयर फॉर यू एल्डरली पीपल के लिए। ये नहीं आप बच्चों को मत समझो, हाँ एल्डरली की जगह बच्चों दे सकेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे गलत मत कर जाएगा, क्योंकि केयर हम बच्चों के लिए भी करते हैं और बुजुर्ग के भी करते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो लाया गया है ये बुजुर्ग के लिए, एल्डरली पीपल के लिए। इस ऐप के फीचर्स क्या क्या है, तो ऐप विल कनेक्ट द केयर गिवर टू द एल्डरली पर्सन, मतलब जो केयर कर रहे हैं उनका उनको और उन एल्डरली बुजुर्ग लोगों से कनेक्ट किया जाएगा। कैसे कनेक्ट किया जाएगा ये अब हम देख लेते हैं। तो ऐप क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है मेडिकल हिस्ट्रीज जो भी है, एलर्जीज, और अकाउंट करेगा। उसके बाद एसओएस बटन होगा, मतलब एसओएस बटन मतलब इमरजेंसी बटन। अगर यदि आप मान लीजिए अगर वो फेंट हो गया और गिर जा रहे हैं कहीं पे, तो अगर एक बटन प्रेस करेंगे ना, तो वो जितने भी नंबर है, जो भी नंबर्स उनसे कनेक्ट होगा, उन सारे नंबर्स में मैसेज चला जाएगा कि मैं फेंट हो गया हूँ, मुझे बचाओ, मुझे हेल्प करो। तो आप आसानी से जल्दी से दौड़ते भागे जहाँ भी आपके बुजुर्ग दादा दादी या नाना नानी लोग होंगे, या पापा मम्मी जो भी होंगे, उनके पास आप फौरन तुरंत पहुंच सकेंगे। और रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग भी है, तो अगर यदि आपको अलर्ट आ गया तो आप लोकेशन के जहाँ पे ट्रैक हो रहा है आप वहाँ डायरेक्टली इजीली पहुंच सकेंगे कि आपके कौन से रूम घर में हैं, या कहीं और बाहर गए थे टहलने के लिए, वहाँ पे कुछ हुआ उनको। तो ये सब चीज़ आप इस एप्लीकेशन की मदद से इजीली उनको केयर कर सकेंगे। उसके अलावा नेटवर्क बेस्ड फॉल डिटेक्शन एल्गोरिदम कैन डिटेक्ट वेदर द एल्डरली हैज फॉलन डाउन। इसमें ऐसा एल्गोरिदम नेटवर्क बेस्ड दिया गया है कि अगर वो आपके जो भी एल्डरली पर्सन है वो अगर गिर जाते हैं तो भी आपको पता चल सकता है, आपको एक नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आप मतलब आप जो भी उनके केयर टेकर है। उसके बाद ये ऐप क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा इमोशंस को भी। जब भी हमारे एल्डरली पीपल जब वो उस फोन को खोलेंगे, इस एप्लीकेशन को खोलेंगे, तब क्या होगा कि एक इनके फेस डिटेक्ट किया जाएगा इमोशंस को। उसके बाद जब भी जब फोन क्या करेगा, वो पिक्चर लेगा, उसके बाद मूड इंडेक्स मतलब मूड को हिसाब से आपको पूरा कैलिब्रेट करेंगे और कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये मेडिसिन रिमाइंडर भी रहेगा कि किस टाइम में आपको मेडिसिन कौन सा लेना है, ये सब आप फिक्स कर दीजिए। उसके बाद ये केयर फॉर यू ऐप आपका पूरा ख्याल रखेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है जो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है, और ये कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर जिसको हमने नाम दिया है, इसमें बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी भी रहती है और नॉर्मल साइंटिफिक किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी रखा है हमने इस टॉपिक के अंदर, तो मतलब इस सेक्शन के अंदर। तो ये आई केयर फॉर यू ऐप भी हम इसी में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। स्पाइक मिसाइल, स्पाइक मिसाइल जिसे हम आईआर इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में रखेंगे। क्यों रखेंगे और कैसे रखे हैं चलिए जानते हैं। इंडियन आर्मी ने प्लेस किया ऑर्डर इजरायली एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल्स, जो कि मल्टी प्लेटफॉर्म कटिंग एज प्रिसाइज मल्टी मिशन एंड मल्टी रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल्स है। ठीक है। जो हम इसराइल से ले रहे हैं ये एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल। उसके अलावा ये जो मिसाइल्स है इसमें कैपेबिलिटी है फायर, ऑब्जर्व, अपडेट, फायर एंड फॉरगेट। फायर कर दो और भूल जाओ, वो आप टारगेट अगर पॉइंट कर दियो तो वो ऑटोमेटिकली जाके टारगेट को हिट करेगा, वो अगर जहां भी छिपा हुआ हो। उसके अलावा इनको जो मैन्युफैक्चर किया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय रफाल रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम। रफाल एडवांस
डिफेंस सिस्टम। बट रफेल से आप ये कंफ्यूज मत खाइएगा कि रफेल तो हम लोग फ्रांस से ले रहे हैं, तो फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी से हम रफेल फाइटर जेट ले रहे हैं, और ये जो इसराइल है, इसराइल की रफेल कंपनी से हम ले रहे हैं स्पाइक मिसाइल। आप शायद रिलेट कर पा रहे हैं, फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी से रफेल जेट ले रहे हैं, उसी के साथ इसराइल के रफेल कंपनी से हम स्पाइक मिसाइल ले रहे हैं। ये तीनों का तीन तीन अलग अलग चीज है, इसको बस अच्छे से बना के रखिएगा। और इसका जो रेंज होगा वो 4 किलोमीटर होगा, और ये प्लेन और माउंटेन दोनों से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले टॉपिक में, इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग, जिसे हम फिर से आईआर में ही लिखेंगे। तो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में क्यों लिखते हैं कि इंडिया रशिया के इकोनॉमिक डायलॉग से रिलेटेड है। तो इसका हाल ही में दूसरा जो डायलॉग हुआ है वो न्यू दिल्ली में किया गया है, और इसका जो पहला डायलॉग हुआ था वो सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि 2018 में हुआ था, वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। तो सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। जब इंडिया रशिया से है तो दूसरा अगर न्यू दिल्ली में हो तो पहला कहाँ पे होगा, ठीक है ना। उसके बाद IRCED वाज एस्टेब्लिश्ड फॉलोइंग अ बायलैटरल MOU साइन बिटवीन नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रशियन फेडरेशन। मतलब हम जो इस जो सेकंड डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ, इसमें नीति आयोग के चेयरमैन, मतलब नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशिया फेडरेशन, दोनों ने ये कुछ बायलैटरल समिट टाइप का किया, और उसके बाद कुछ कुछ एग्रीमेंट और ये सब साइन भी किया, ठीक है। बढ़ते अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है क्रिस मॉलिन स्क्वामी फेरम, इसे हम IUCN लिस्ट में लिखेंगे। IUCN लिस्ट हम बहुत कम अभी तक डिस्कस किए हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक को हम अभी मैं बचा के रखा था। मैं सोचा था कि एक बार में करूंगा, पर धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि नहीं बीच बीच में डालते रहूं, ताकि मैं एक साल का मैं एक बार में अगर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको कहाँ कैसे रखे। तो आप अभी थोड़ा थोड़ा करके इसको दिमाग में, एंडेंजर्ड है कौन है, स्क्वामी फेरम। स्क्वामी फेरम जो है वो एंडेंजर्ड है। ये क्या है, एक स्केली फुटी टेल है, स्केली फुट टेल स्नेल है, सॉरी टेल में बोल रहा हूँ, ये स्नेल है। स्नेल मतलब क्या जान रहे हैं ना, जो रिंग रिंग के चल रहे हैं, तो स्नेल जो है, और इसका सिर्फ 3 स्पॉट्स है इंडियन ओशन में, सिर्फ 3 जगह इंडियन ओशन में पाया जाता है। और ये पहला स्पीसीज बन गया है जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है थ्रेटन। क्यों, डीप सी माइनिंग की वजह से। डीप सी माइनिंग जो लोग करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, डीप सी माइनिंग के साथ ये स्नेल्स को भी निकाल देते हैं, और उसके बाद अपना जो काम का चीज है वो तो ले लेते हैं, बाकी ये स्नेल्स वगैरह और भी बहुत कुछ है वो लोग को वैसे ही फेंक देते हैं, और जहाँ वो लोग मर जाते हैं। तो इनका ये जो थ्रेटनिंग है, ये डीप सी माइनिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये जो स्क्वामीफेरम है, जो स्नेल है, ये 3 हाइपोथर्मल वेंट जो इंडियन ओशन में है, वो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ, अफ्रीका से जो रिले आपको बॉर्डर में जो अफ्रीका से सटा सटा आपको मिलेगा, तो ये उस एरिया में से मतलब पाया जाता है। और इसको IUCN के एंडेंजर्ड स्पीसीज जुलाई 2019 से डाल गया, तो एंडेंजर्ड है ये अभी। इससे आगे भी कुछ होता है कि एंडेंजर से आगे, तो एंडेंजर से डेंजरस, मतलब एंडेंजर से बड़ा और एंडेंजर से कम क्या होता है, आप एक बार या तो गूगल करके अपने पास मन सोच के एक बार पढ़ लीजिए आपके लिए, और अगर यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे पता रहे कि आप लोग कितना एक्टिव है। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे, माइक्रोडॉट्स, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में लिखेंगे। मैं यहाँ फुल नहीं लिख रहा हूँ मिनिस्ट्री, मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं लिखना स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा रूबरू हो गए होंगे मेरे इस शॉर्टकट से। फिर भी अगर यदि लगे तो मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे नए दोस्त भी जुड़ते रहते हैं, तो मैं उनके लिए फिर से कर दूंगा अगर कुछ ऐसा बात है तो ये है, इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में रखेंगे। और इसे तब किया गया है, मतलब क्या एक ड्राफ्ट किया गया है, ताकि अमेंड कर सके सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को, ठीक है। और इससे क्या होगा, मतलब ये जो एफिक्स किया जाएगा, मतलब फिक्स किया जाएगा एक परमानेंट, मतलब एक डॉट, जिससे आप देख पा रहे होंगे ये व्हीकल्स में, यहाँ पे यहाँ पे ये जो एरिया, ये एरिया, इस एरिया में, ये इसमें डॉट्स में होगा क्या, गाड़ी का जो नंबर होता है ना, जैसे जो भी अगर हुआ MH 40567, DL 528, मतलब जो भी नंबर होता है ना, उस नंबर को पूरा डॉट वेज में, जो आपको इजीली आपको खुद से दिखेगा नहीं, जब तक कि आप कुछ इसका माइक्रोस्कोप या अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स से आप नहीं देखेंगे तो आपको वो विजिबल नहीं होगा। तो इस ये करने का पीछे रीजन क्या है, ताकि ये चेक करेगा थेफ्ट को और फेक स्पेयर पार्ट्स बनाने में, मतलब आपको दूसरा डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स ना मिले, इससे क्या, इसके वजह से। उसके अलावा आपको ये जो चोरी चपारी होती है इससे भी होने में ना हो, इससे मदद करेगी आपको ये माइक्रोडॉट्स,
ठीक है, एक तरह से आपका सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये माइक्रोडॉट्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा लाया गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो मेघालय टू हैव द स्टेट वाटर पॉलिसी, ये पहला स्टेट बन गया है जो अपना खुद का स्टेट रखा है, इसलिए हम इसको स्टेट से न्यूज में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा वो खुद ही अपना स्टेट वाटर पॉलिसी बना के कंजर्वेशन ऑफ वाटर अच्छे से करने के लिए सोचा। ये बहुत बड़ी बात है मेघालय के लिए। और आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जहाँ पे बारिश होती है, जो वाटर मतलब रेनफॉल पाया जाता है, वो कौन सा जगह है? मेघालय का ही जगह क्या है? मौसिनराम। और इस ये कौन से तीन मतलब पहाड़ से घिरा हुआ रहता है? गारो, खासी, जैंतिया। एक सेकंड में आपको बता दूं, गारो, खासी, जैंतिया। ये सॉरी उल्टा मैं बोल दिया, गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों के से ये बीच में मौसिनराम आते हैं, और जहाँ पे बहुत ही हेवी मतलब बहुत ही बड़ा मतलब ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। आप इसे गूगल कर ले और थोड़ा रिलेट कर ले अपनी जगह में जितनी बारिश होती है और मौसिनराम के बारिश में, तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस की कितना ज़्यादा में होती है। उसके अलावा ये बनाया जाता है ताकि चेक डैम्स हो, डैम को चेक कर सके, कंजर्व रेन वाटर कर सके। और सबसे बड़ा बात है क्या कि इन्होंने ये चीज स्टेप इसलिए लिया ताकि हाइजेनिक वाटर दे सके। सॉरी, इन्होंने ये स्टेप इसलिए लिया ताकि हाइजेनिक वाटर हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह में दे सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर तो हर स्टेट के मतलब राज्य वाले लोग सेंटर से आ जाती है कि हाँ वाटर दिया जाएगा सबको टाइम टू टाइम। बट हाइजेनिक वाटर देना बहुत बड़ी बात है, हाइजेनिक वाटर देना बहुत बड़ी बात है। और ये इसके लिए ये जो पॉलिसी है ये बहुत ही लाभदायक होगा वहाँ के लोगों के लिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है एम किसान, जिसे हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में लिखेंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो एम किसान है ये एक एसएमएस पोर्टल होगा फार्मर्स के लिए, जो कि एनेबल करेगा ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के जो होंगे वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे फार्मर्स को। जब भी फार्मर्स अपने कुछ क्वेरी या कुछ किसी भी तरह के चीज को अगर मैसेज करेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, ये जो अलाइड सेक्टर के भी रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, तो वो लोग उनके ही लैंग्वेज में कि देयर लैंग्वेज में उनको रिप्लाई करेंगे, मैसेज करेंगे वापस कि आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्मार्टफोन होना हर किसान के पास ज़रूरी नहीं है, और हो उन बहुत लोग को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है कैसे यूज़ किया जाए। तो इसलिए मैसेज एटलीस्ट है कि वो अपने लैंग्वेज में कुछ जो भी लैंग्वेज आते हैं उनको उस लैंग्वेज में मैसेज लिख के अपने एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड मिनिस्ट्री को या ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज करें, ताकि उनको वापस उस तरह का रिस्पॉन्स मिले और वो उस हिसाब से काम कर सके बिना कहीं किसी ऑफिस में जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। तो ये जो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है, ये आपको लगे नीति आयोग से रिलेटेड है या कुछ इस तरह का, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में लिखेंगे क्योंकि टूरिज्म सेक्टर से ये रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है ये। तो इसका थीम जो था, फाइंड द इनक्रेडिबल यू, फाइंड द इनक्रेडिबल यू, बहुत अच्छा थीम है। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये 2018-19 में लाया गया था, और ये जिसके वजह से ये जो इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म से रिलेटेड लाया गया था, ताकि हम ये जो टॉपिक है इनक्रेडिबल इंडिया, इससे क्या हो रहा है कि बाहर के जो देश लोग, फॉरेनर्स लोग आएंगे, वो लोग देखेंगे तो बोलेंगे इनक्रेडिबल इंडिया है क्या, चलिए देखते हैं जाने। तो ये एक तरह से टूरिज्म को प्रोवोक कर रहा है और जाके मैक्सिमम टूरिस्ट लोग यहाँ पर आ सके। और ये तो इसी वजह से जो इनको जो पाटा जो स्पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड अवार्ड भी मिला, किस सेक्टर में? मार्केटिंग प्राइमरी गवर्नमेंट डेस्टिनेशन कैटेगरी। मतलब प्राइमरी गवर्नमेंट डेस्टिनेशन जो लोकल जो पंचायत लेवल पे जो लोग गवर्नमेंट होते हैं, उन गवर्नमेंट लेवल में जिस तरह से ये किया गया है ना, मतलब टूरिज्म सेक्टर के लिए सपोर्ट किया गया है, उसको अच्छे से अच्छे फाइनेंस मिला गया है, मतलब फंड मिला गया है। उसके अलावा ट्रैवल सेक्टर में आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत सारे मार्केट्स लगा गया है। तो वो जो हार्ट उस तरह का जो ट्रैवल्स लोग के लिए भी किया गया है क्राफ्टिंग से रिलेटेड, तो इससे बहुत फायदा हो रहा है हमारे गवर्नमेंट को, मतलब जिससे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर्स और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में आया गया, और इसलिए इसको गोल्डन अवार्ड भी मिला गया है पाटा का। ठीक है, उसके अलावा ये जो पाटा है इसको 1951 में लाया गया था, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है। ठीक है, ये बोला जा सकता है कि ये इंटर गवर्नमेंटल है इस तरह का कुछ, तो नहीं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है। और इसका फोकस सिर्फ एक होता है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इंटरनल एक्सपीरियंस और ट्रैवलर देमसेल्फ में अच्छे से मतलब फोकस करके बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, टियांगोंग टू। टियांगोंग टू नाम से पता चल रहा है जापानीज या चाइनीज है ऐसा कुछ। तो हम इसे जान लेते हैं क्या है। इसे हम अदर स्पेस एजेंसीज में लिखेंगे। अदर स्पेस में इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैंने दो सेक्शन बनाया है। एक इसरो के लिए जो हमारा है तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ही, उसके अलावा नासा का एक दिया है अलग अलग। नासा में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट।
जो इसरो और नासा के अलावा जितने भी स्पेस एजेंसीज है वो सबको मैंने अदर स्पेस एजेंसीज में लिखा है, क्योंकि वो हमारे लिए सेकेंडरी इंपॉर्टेंस में रखते हैं। तो इसीलिए हम वो सबको अदर स्पेस एजेंसीज में जो भी इसराइल से रिलेटेड, यूरोपियन एजेंसी से रिलेटेड जो भी कुछ लॉन्च किया जाएगा या जापान से रिलेटेड, तो हम उसको अदर स्पेस में लिख रहे हैं। तो चाइना से लॉन्च किया गया तो इसलिए हम उसे वहीं पे लिखेंगे। और ये क्या है, ये एक स्पेस स्टेशन है जो कि लॉन्च किया जाएगा चाइना से, और इसे स्टेबलाइज किया जाएगा अराउंड 2022 तक। ठीक है, ये कहाँ पे रखा जाएगा, 380 किलोमीटर अर्थ के ऊपर। 380 किलोमीटर अर्थ के ऊपर जो है ना, जो जिसको एलियो लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, एलियो, वहाँ पे 380 किलोमीटर में इस स्टेशन बनाया जाएगा, जहाँ पे 2 एस्ट्रोनॉट एज अ टेस्ट करने के लिए, टेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी और मेडिकल एंड स्पेस एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के स्लाइड, आखिरी स्लाइड में, जो कि उत्कर्ष 2022, जिसे आरबीआई ने सेक्शन वाले में हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा निकाला गया था 3 साल का रोड मैप, 3 साल का रोड मैप, ताकि अचीव कर सके हम लोग अपने रेगुलेटरी और सुपरविजरी मैकेनिज्म को। ठीक है, मतलब आरबीआई और आरबीआई बैंक से रिलेटेड जो भी है ना, स्ट्रेंथ कर सके वो अपने, क्योंकि एनपीएस और वगैरह इतना बढ़ चुका है, लोन देने में घबरा रहे हैं, लोन क्या करे जाए, पैसे भी हमारे पास चंक भरे जा रहे हैं। तो सारी चीज को सुपरवाइज करने, रेगुलेट करने के लिए ये जो उत्कर्ष एक 2022 लाया गया, कि उत्कर्ष 2022 3 साल का मैप बनाया गया, 19 से स्टार्ट किया गया, 20, 21, 22। ठीक है, उसके अलावा अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल इन इंडियन रेलवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेट्स एंड न्यूज में लिखेंगे, ना कि रेलवेज वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों? रेलवेज का तो ये हमको पता ही है, हम इजीली जान रहे हैं, बट इसको इंपॉर्टेंट तब हो जा रहा है जब इसे हम स्टेट्स एंड न्यूज में लिखेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, जो कि चेरलोपल्ली रापुरी रेलवे स्टेशन, जो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, तो इसलिए स्टेट्स एंड न्यूज में ये मतलब इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। और ये सबसे बड़ा है, 6.6 किलोमीटर लॉन्गेस्ट जो इलेक्ट्रीफाइड टनल है, 6.6 किलोमीटर तक ना अंदर इलेक्ट्रिसिटी गई है, और ट्रेन वहाँ पे इजीली जा सकते हैं। वरना अक्सर क्या होता था, इस तरह के जो टनल होते थे उसमें डीजल इंजन जाया करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए, पर अब ये ऐसा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा अब आज का आखिरी टॉपिक होगा, सिक्योरिटी पीडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हम लिखने वाले हैं। क्यों लिखने वाले हैं? क्योंकि सिक्योरिटी पीडिया है जिसे सीआईएसएफ ने लॉन्च किया है, और ये क्या है, ये ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया टाइप का है, जो कि वन स्टॉप रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द ग्लोब। मतलब पूरे ग्लोब में जो सिक्योरिटी रिपोजिटरी और इंफॉर्मेशन क्या हो रही है उससे रिलेटेड, देख एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है, जहाँ पे आपको एक तरह का सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। आपने बहुत सारे दोस्त हमारे जरूर एनसाइक्लोपीडिया को पढ़े हुए होंगे, तो इसी तरह की सिक्योरिटी पीडिया है, तो उसी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है वो सबके इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। और उसके अलावा इसमें एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होता है, टेक्निकल लर्निंग, सीआईएसएफ मैनुअल्स होंगे, केस स्टडीज होंगे, टेक्निकल कॉम्पेंडियम और एक्सेट्रा, ये सब चीज वहाँ पे सिक्योरिटी पीडिया में होंगे। तो इसी के साथ मैं इस आज के टॉपिक्स को खत्म करता हूँ, क्योंकि है मेरे पास और भी कुछ, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इसलिए कोशिश करूँगा कल इसे जुलाई पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम अगस्त का स्टार्ट कर देंगे। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारे मेरे एनालिसिस पसंद आ रहे होंगे। इसलिए आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नहीं आ रहे तो डिसलाइक करने का भी हक है, बस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या गलती हो रही है। थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।